हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th के चैप्टर 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, श्रम का लैंगिक विभाजन से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से कराती हैं। अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता का आधार निम्न में से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री और पुरुष के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग को मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। अगला प्रश्न है, नारीवादी आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह पितृसत्तात्मक परिवार को मातृसत्तात्मक बनाने की ओर अग्रसर नहीं करता है। ये इसकी विशेषता नहीं है। राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। यह आंदोलन महिलाओं के हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। नारीवादी, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में। अगला प्रश्न है, पितृ प्रधान समाज से क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है। पितृ प्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है, पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सही है। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण में पाया गया कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% साक्षरता है। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया। इससे पता चलता है कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज़्यादा काम करती है। अगला प्रश्न है, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया, जिससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 35% सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। ये कथन असत्य है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया, जिससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। कानूनी रूप से यह उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पारिवारिक कानून निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार। पारिवारिक कानून विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। अगला प्रश्न है, डैश राजनीति इस विचारधारा पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं।
अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति की मान्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता से तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। सामुदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सही है। जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति और समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। सांप्रदायिकता में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्ष विद्यमान होते हैं। सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। सांप्रदायिकता समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्ष विद्यमान रहते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यह मानव स्वायत्तता की भूमिका पर बल देता है। यह दावा करता है कि राज्य कानून, शिक्षा आदि धर्म के प्रभुत्व से मुक्त होंगे। भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही नहीं है? पहला है, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। दूसरा है, यहाँ छुआछूत की इजाज़त देता है। तीसरा है, धर्मनिरपेक्षता कुछ में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। चौथा है, भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा, तीसरा और चौथा सही नहीं है। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल करने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशे के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं। अगला प्रश्न है, जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर साल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप में उसके नीचे। इस व्यवस्था को निम्न नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के समूह के लोग क्रमागत के रूप में उसके नीचे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी सही है। वर्ण व्यवस्था में अत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बहुत बदलाव आ रहा है। ज्योतिबा फुले, गांधी, अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। जातिगत असमानताएं, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवारों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों, वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्टोरेंट में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, लेकिन जाति व्यवस्था विभाजन का एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। दूसरा है, संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। सही कूट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन सही है।
जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा या नीच माना जाता था। अगला प्रश्न है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना ही शहरीकरण। ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना शहरीकरण है। अगला प्रश्न है, दलित शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किन जातियों के लिए किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूहों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं। इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेल जोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। अगला प्रश्न है, आदिवासी शब्द का प्रयोग निम्न में से किन जातियों के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेल जोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% है। देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% है। देश की आबादी में हिंदू 79.8% और मुस्लिम 14.2% है। देश की आबादी में हिंदू 79.8% और मुस्लिम 14.2% है। अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेलजोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा।
राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल होता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। इसीलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट करते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो, तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। अगला प्रश्न है, जातिगत पहचान पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप हमारे समाज में निम्न में से क्या उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। गरीबी, भ्रष्टाचार और जातिवाद तनाव। सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इसे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, जातिगत राजनीति में निम्न में से किस जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। दलित और पिछड़ी जाति। जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन सत्य है? पहला है, पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार था। दूसरा है, जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है। जातिगत असमानता आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार जाति भी है, क्योंकि इससे विभिन्न संसाधनों तक लोगों की पहुंच निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, पहले अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को जमीन रखने का अधिकार नहीं था, जबकि कथित द्विज जातियों को ही शिक्षा पाने का अधिकार था। आज जाति पर आधारित इस किस्म की औपचारिक और प्रकट असमानताएं तो गैरकानूनी हो गई हैं, पर सदियों से जिस व्यवस्था ने कुछ समूहों को लाभ या घाटे की स्थिति में बनाए रखा है, उनका संचित असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस बीच नई तरह की असमानताएं भी उभरी हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 4 राजनीतिक दल से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।